क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं? क्या उनका ये कहना है एक समिति को, क्योंकि अभी आप जानते हैं ये बिल पेश तो हो गया है लेकिन अभी संसद के किसी भी सत्र में पास नहीं हुआ है, क्योंकि अभी एक मिनी पार्लियामेंट, एक तरीके से समझ लीजिए कि एक 39 मेंबर्स की एक मिनी पार्लियामेंट है। वो समिति अभी डिस्कशन कर रही है इस पर कि ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है भी या नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने क्या लीगल सवाल उठाए हैं कि क्या लीगल पेंच में फंस सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, और इसके हिसाब से क्या ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है भी। राज्यों के चुनाव को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला है, ये बताया गया है, अखबारों में छपा है। इसके अलावा जस्टिस यू ललित इसके इंट्रोडक्शन को फेज्ड तरीके से, यानी कि चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें मानी जाएंगी? उन्होंने क्या प्रश्न उठाए हैं? उन्होंने समिति को क्या बताया है? आइए एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो आप जानते हैं जस्टिस यू ललित, ये तस्वीर है उनकी, वो प्रस्तुत हुए इस समिति में। अब ये क्या समिति है? ये है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देते हैं। आप जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कई पैनल्स बने और लॉ कमीशन की इस पर रिपोर्ट्स भी आईं, और उसके बाद एक आखिरी जो पैनल बना जिसने अपने सुझाव दिए वो थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उसने अपने प्रस्ताव दिए, और उस समिति, वो हाई लेवल कमिटी जो थी, उसके सजेशन ये था कि आप वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दीजिए। ये उन्होंने फ़ायदे गिनाए कि पैसा बचेगा और सारी चीज़ें होंगी, इससे लाभ ही लाभ है देश को, बार बार चुनाव नहीं होंगे देश में, कार्य बाधित नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। हालांकि इन सब तर्क पर कई सारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे कि एस वाई कुरैशी, उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई काम प्रभावित नहीं होता है चुनावों से। ये कहना कि सारा काम ठप हो जाता है, ये सही विश्लेषण नहीं है। खैर, रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने बहुत ही मोटी रिपोर्ट एक प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस पोल्स हो जाने चाहिए इस देश में। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, और उसके बाद फिर, और ये सारी चीज़ें मोदी के तीसरे कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है मोदी 3.0, उसमें हो रही थी। तो उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया इसको यूनियन कैबिनेट ने। जब यूनियन कैबिनेट मंजूरी दे देती है उसके बाद फिर आप एक बिल को टेबल कर सकते हैं संसद के पटल पर, दोनों सदनों में। तो ये पूरी रिपोर्ट फिर संसद में पेश हो गई। लोकसभा में 2 बिल थे, ये दोनों बिल लोकसभा में टेबल कर दिए गए। वो बात अलग है कि अब आप जानते हैं कि सरकार के पास उस तरीके का संख्या बल नहीं है। ये बीजेपी के अपने दम पर 300 पार हों, आज की स्थिति वैसी नहीं है। आज बीजेपी को बहुमत के लिए पूरी तरीके से घटक दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। घटक दल की भूमिका क्या है इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जिसमें चाहे चंद्रबाबू नायडू हों या फिर मुख्य रूप से जेडीयू हों, नीतीश कुमार, उन्होंने इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में जाकर के अगर नहीं बोला है तो बहुत ज़्यादा विपक्ष में भी नहीं बोला है, और उन्होंने ये बोला है एज अ कॉन्सेप्ट ये बुरा नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। ये बात इन दोनों दलों ने बोला। तो ये बहुत ज़रूरत महसूस हो गई थी कि जब आप इतना अमूलचूल परिवर्तन करेंगे तो सब लोग साथ होने चाहिए, और इसमें बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ जो फेंस सिटर्स हैं, कोई ऐसी पार्टीज़ जो सपोज़ आपके साथ नहीं रहती या आपके दल में एनडीए में नहीं है लेकिन साथ में होना उनका ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। एक और बड़ी बात, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्योंकि ये बात है, ये उस तरीके के संशोधन की बात है, तो ये सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से पास की हुआ बिल बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें आपको 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी पास कराने के लिए।
अब वो कैसे आप अचीव करेंगे वो मसला अलग। तो इन सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए पास कराने के मुद्दे को लेकर के वो तो अलग है। ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने ये तय किया कि अभी इसको एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज देते हैं। 39 एमपीज वो इस पर जम के चर्चा करें, अपना पक्ष विपक्ष जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करें, और इसके अध्यक्ष होंगे जेपीसी के बीजेपी के सांसद हैं और पूर्व मंत्री पीपी चौधरी। और आप जानते हैं ये बहुत भारी भरकम इस पर चर्चा हो रही है। 39 जो एमपीज़ हैं जिसमें विपक्ष के भी बहुत सारे एमपीज़ हैं, वो सब एक पूरी अटैची भर भर के लेकर के आए, जैसे संजय सिंह हो गए, प्रियंका गांधी भी हैं इसमें। तो ये सारे लोग जो हैं वो इतना दस्तावेज लेकर के आए, बिल्कुल अटैची भर भर के, एक सूटकेस इन सब लोगों को दिया गया कि जाइए पढ़ लीजिए। तो इसमें चर्चा होती है, इसको लेकर के विपक्ष में और सरकार में गहमा गहमी भी खूब होती है। इसी श्रृंखला में फॉर्मर सीजेआई जस्टिस यूयू ललित वो इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बुलाए गए। उनको कहा कि भाई आप भी अपनी एक्सपर्टीज़ दे दीजिए, आप बताइए कि आपके सुझाव क्या हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक, ये मैं कोट कर रहा हूँ, ये आप लोग अपने स्क्रीन पर अब देखेंगे, इसमें लिखा है जस्टिस ललित has been called to depose before the committee as an expert to help it understand whether the bill would pass the constitutional muster। इसका मतलब ये है कि जस्टिस यूयू ललित को बुलाया गया है इस समिति के सामने प्रस्तुत होने के लिए, और ये बताने के लिए बतौर विशेषज्ञ, बतौर एक्सपर्ट, कि क्या अगर इस तरीके का कानून आता है, एक तो होता है उसको संसद में पास करा लेना, लेकिन संवैधानिक रूप से क्या इस तरीके का कानून लागू किया जा सकता है कि आप सारे राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव एक साथ, केंद्र का चुनाव जो है वो एक साथ करा दें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये पास हो पाएगा नहीं, संवैधानिक जो टेस्ट है उसमें ये पास हो पाएगा या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस कहता है इट इज़ लर्न्ड मेंबर्स हैड एन एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन, बहुत रोचक और व्यापक चर्चा सांसदों के बीच में हुई जस्टिस यूयू ललित के साथ ऑन अ रेंज ऑफ क्लॉजेज एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद द बिल। मतलब इस बिल के अलग अलग रेंज, मतलब कहाँ तक ये जा सकता है ये बिल, और दूसरी चीज़ इसमें कौन सा क्लॉज है, क्लॉज बाय क्लॉज उस पर चर्चा हुई। एंड द डिस्कशन वेंट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक जस्टिस यूयू ललित के साथ बात चलती रही। Parliamentary committee proceedings are privileged and details of exchanges between members during meetings are not made public। ये बताया नहीं जाता है कि उसमें क्या चर्चा हुई। इसी वजह से आप देखिए कि बहुत कम जानकारी, मतलब कोई सांसद ही आकर के इंडियन एक्सप्रेस को बताया होगा इन फुल कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से ये मीडिया में रिपोर्ट आई है। इसमें जो एक बात लिखी है वो ये है कि जस्टिस यूयू ललित ने, आप ये पैराग्राफ पढ़िए, on Tuesday was said to have made some important suggestions including staggering of the entire process and also cautioning about the legal challenges that severely curtailed assembly tenures could invite। जस्टिस यूयू ललित 2 चीज़ें वहाँ पर सुझाव दे करके आए। सुझाव नंबर 1, उन्होंने कहा कि आप इसको चरणबद्ध तरीके से लागू कीजिए, एक साथ धम्म से आप सारे चुनाव पटक देंगे वो सही नहीं होगा। फेज्ड मैनर में चुनाव भी जब होते हैं इस देश में तो चरणों में होते हैं ना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो जस्टिस यूयू ललित का सुझाव इस आर्टिकल के हिसाब से ये है कि आप इसको भी फेज्ड मैनर में ही लागू कीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन को, यदि आप करना चाहते हैं तो। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं, वो चेता रहे थे कि इसमें लीगल चुनौतियां बहुत होंगी अगर आपने किसी स्टेट असेंबली के टेन्योर को छोटा किया। जाहिर सी बात है, फ़र्ज़ कीजिए, चलिए एक बार आप एक अंदाज़ा लगाएं कि 2034 तक ये लागू होता है, 2029 में कोशिश, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मीडिया राइटअप्स भी आए कि 2034 से पहले तो लागू भी नहीं हो पाएगा, यानी कि अब से 10 साल बाद। तब कौन कौन से राज्य के कैसे कैसे चुनाव हो रहे होंगे। तो अगर किसी राज्य का चुनाव हाल फिलहाल में ही हुआ है, जैसे कि अमूमन ये होता है कि लोकसभा के चुनाव के ठीक 6 महीने पहले कुछ राज्यों के चुनाव होते हैं, उसमें राजस्थान होता है, उसमें मध्य प्रदेश होता है, उसमें छत्तीसगढ़ होता है, तो क्या फिर से चुनाव होगा?
मई में, 6 ही महीने के अंदर अंदर। एक नियम ये भी होता है कि अगर 6 महीने का टेन्योर रह रहा है तो इलेक्शन कमीशन उन सारे चुनावों को एक साथ कर देगी। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन ये है कि सपोज कीजिए कि बंगाल का चुनाव है, 2021 में हुआ था, अब 2026 में होगा, उसके बाद फिर 2029 में क्या दोबारा होगा? तो 2026 में जो भी सरकार जीत करके आएगी बंगाल में, वो क्या 2029 में विद इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 years चुनाव चाहेगी? उनके 2 साल के टेन्योर का क्या, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए, ये एक सवाल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, अब चलिए वहाँ तो बीजेपी की सरकार है तो इतनी आपत्ति उनको नहीं होगी, लेकिन एक होता है कि किसी सरकार को आपत्ति ना हो, और एक होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैनेज किस तरीके से किया जाएगा। तो उस पर जस्टिस यूयू ललित का ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन में वो चेता रहे हैं about the legal challenges that severely curtailed assembly tenures could invite, यानी कि इसमें वो चुनौतियां आएंगी। इस पर बहुत सवाल हुए जब रामनाथ कोविंद समिति ने सजेशन दिया, लेकिन उसके बावजूद अब जस्टिस यूयू ललित भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि लीगल चैलेंजेस जब आप असेंबली का टर्म छोटा करेंगे तो आएंगे ही आएंगे। तो जब एक्सपर्ट्स इस तरीके की राय दे रहे हैं, तब क्या एक जिद पकड़ना कि नहीं लागू करना ही करना है, ये तो करना ही है, क्या वो सही है? या फिर इसको अगर आप एक एक्सरसाइज सही में लागू करना चाह रहे हैं तो उसको एकदम डिटेल में जा करके आप एनालाइज करें कि क्या सही है, क्या गलत है, और अगर कोई लीगल चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनसे निपटा कैसे जाए, फेज्ड मैनर में इसको कैसे लागू किया जाए। ये सारी चीज़ें भी आपको लगता है कि अब सोचना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस यूयू ललित का तो ये मानना है कि बहुत ज़रूरी है इसके बारे में सोचना। अब आगे इस पर राजनीतिक रूप से चर्चा किस तरीके से होगी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा और वो हम देखेंगे। इशारों में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।